इसके बारे में भी थोड़ा सा रिपोर्ट। वायरस जन्य रोगों की जांच, एलिसा टेस्ट के बारे में पुनः बता रहा हूं। वायरस जन्य रोगों की जांच अत्यंत ही जटिल होती है क्योंकि वायरस अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। मुख्य रूप से HIV का पता लगाने के लिए अर्थात एड्स रोग की जांच के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। इस विधि को एलिसा टेस्ट कहते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म हो गया एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्वेंट एस्से। पुनः सिकल सेल एनीमिया, ये दूसरा, यह एक जेनेटिक डिजीज है अर्थात अनुवांशिक रोग है। यह रोग मुख्यतः आदिवासी मूल के लोगों में पाया जाता है। इस रोग में व्यक्ति के RBC की रचना में विकृति आ जाती है अर्थात RBC का आकार राउंड ना होकर इसमें सिकल सेल मतलब हंसिए के आकार का हो जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति के RBC की क्रियाशीलता घट जाती है। परिणाम स्वरूप उसके शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जैसा आप जानते हैं कि अनुवांशिक रोग है, अतः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह गमन करते रहता है। और देख लें आप लोग, नॉर्मल रेड ब्लड सेल राउंड शेप का है हम लोगों का, लेकिन जिस व्यक्ति में ये रोग हो गया, अनुवांशिक विकृति आ गई, उसके RBC का आकार हंसिए के आकार का हो गया, सिकल शेप्ड हो गया है। अगला सर ये सिर्फ ये सिर्फ आदिवासी ट्राइब में क्यों पाया जाता है? देखिए, अनुवांशिक रोग तब तक दूसरे में नहीं जाता जब तक वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जनन क्रिया के द्वारा अनुवांशिक गुणों का संवहन नहीं हो जाता। तो आदिवासी मूल के लोगों में यह रोग उत्पन्न हुआ, तो अनुवांशिक रोग तो अनुवांशिक विधि से ही जाएंगे, ये संक्रमण से जाएगा नहीं, ये संक्रामक रोग है ही नहीं। इसलिए जिस मूल के लोग हैं, अगर आप शादी कर लेते हैं आदिवासी मूल में, तो आप में रोग, आपके संतान में रोग आने की संभावना बढ़ जाती है अगर उसमें है तब। ये कहना नहीं कि आदिवासी मूल के सभी लोगों में रोग पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आदिवासी मूल के लोगों में ही यह रोग पाया जाता है। अगर आप इस रोग को सामान्य में लाना चाहते हैं तो आप संपर्क करें। इसलिए अगला प्रश्न है स्वार्मिंग। देखिए, मधुमक्खी पालन से संबंधित यह प्रश्न है। छत्ता के मधुमक्खी जब छत्ता बनाती है तो छत्ता जब पुराना हो जाता है और उसका उपयोग नहीं रह जाता, अनुपयोगी हो जाता है, तो पुरानी क्यून भी और कुछ वर्कर्स, कुछ ड्रोन्स उस पुराने छत्ते को छोड़कर नए कॉलोनी के निर्माण के लिए उस छत्ता को छोड़कर निकल जाते हैं, उड़ान भर देते हैं। यानी इसमें पुराने छत्ते की एक रानी मक्खी होती है, क्यून भी, कुछ लेबर्स होते हैं, कुछ ड्रोन्स होते हैं, बंधे। ये सब उस पुरानी कॉलोनी को छोड़कर नया छत्ता बनाने के लिए एक साथ उड़ान भरते हैं, सामूहिक उड़ान भरते हैं। इसी उड़ान को स्वार्मिंग कहा जाता है। यह क्रिया मुख्यतः पतझड़ के प्रारंभ होने पर शुरू होता है। पतझड़ का जब मौसम आता है तब यह स्वार्मिंग की क्रिया शुरू होती है। और जब जिस समय यह क्रिया शुरू होती है उस समय हनी प्रोडक्शन, मधु के उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये
नए छत्ते के निर्माण के लिए उड़ रही हैं, और जब तक नया छत्ता का निर्माण नहीं हो जाता तब तक मधु का उत्पादन लगभग रुक जाता है। इसलिए हनी प्रोडक्शन पर स्वार्मिंग का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें कुछ पूछना है? स्वार्मिंग में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नो सर, समझ गया। समझ गया, बहुत अच्छी बात, थैंक यू। मैं जानता हूं कि हमारे बच्चे हमसे बहुत होशियार हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। माइकोराइजा, अगला प्रश्न है माइकोराइजा। हायर प्लांट्स के रूट एवं फंगस के बीच सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। अब देखिए सहजीविता क्या है? दो जीवों के बीच वैसा संबंध जिसमें दोनों जीव लाभान्वित होते हैं। फिर से समझिए, सहजीविता को समझ लीजिए, तब सहजीवी को समझ लेंगे आप लोग। दो जीवों के बीच वैसा संबंध जिसमें दोनों जीव लाभान्वित होते हो, वो दोनों जीव सहजीवी कहलाते हैं, और यह घटना सहजीविता कहलाती है। हायर प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स की जड़ों में फंगस पाए जाते हैं, तो उस प्लांट्स और उस जड़ के बीच, उस प्लांट्स के जड़ में उपस्थित फंगस और प्लांट्स, यानी फंगस और प्लांट्स के बीच जो संबंध बनता है, सहजीवी संबंध, उसी को माइकोराइजा कहते हैं। शब्द थोड़ा टफ है लेकिन आंसर बहुत आसान है। हायर प्लांट्स के रूट्स एवं फंगस के बीच जो सहजीवी संबंध बनता है उसको माइकोराइजा कहते हैं। ऐसे पौधे से उस पौधों को, ऐसे पौधे से कवक को पोषण मिलता है। कवक चूंकि उसके रूट में आ गए हैं या उसमें उसके संपर्क में आ गए हैं, तो ऐसे पौधे से कवक को दो चीज की आपूर्ति होती है, उसको भोजन मिल जाता है, पोषण मिलता है, और आश्रय मिलता है, रहने का जगह मिलता है। तो कवक को दो लाभ हो गया। जबकि कवक की क्रिया के फलस्वरूप कवक भी कुछ रासायनिक क्रिया करते हैं, कुछ ऐसी जैव प्रक्रिया करते हैं जिससे पोषक पदार्थ का निर्माण होता है, और वह पोषक पदार्थ पौधों के लिए लाभदायक होता है। फंगस के हाइफी, उसमें धागे जैसा निकले रहते हैं, मृदा से फास्फोरस और अन्य पोषक पदार्थ को ग्रहण कर पौधे को उपलब्ध करा देते हैं। यानी मिट्टी में जो फास्फोरस है या अन्य पोषक पदार्थ हैं, उसको फंगस के हाइफा ग्रहण करते हैं और उस प्लांट्स को दे देते हैं। प्लांट्स को जब ये मिल जाता है पोषक पदार्थ, तो प्लांट की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसके प्रभाव से प्लांट्स में मृदा की लवणता और सूखे सहने की क्षमता विकसित होती है। जिस पौधे में ये सहजीविता शुरू होता है, उस पौधे में विशेष गुण आ जाता है कि मृदा में जो लवण है या पौधे की सूखा सहने की क्षमता, कम पानी में भी पैदावार देने की क्षमता, दोनों का विकास हो जाता है। कोई प्रश्न? सर एक बार फिर से समझा। देखिए, हायर प्लांट्स के रूट माने जड़ और फंगस के बीच जो सहजीवी संबंध होता है उसी को माइकोराइजा। सहजीवी संबंध क्या है? अभी तो बताए थे, साथ साथ रहने का बताए थे ना, सहजीवी कि दो जीवों के बीच वैसा संबंध जिसमें दोनों साथ साथ रहते हैं और दोनों परस्पर लाभान्वित होते हैं, दोनों को लाभ होता है। तो इसमें क्या लाभ हो रहा है कि कवक को वो पौधा के रूट में रहने का जगह मिल जाता है, आश्रय मिल जाता है, और पौधा से पोषण भी ये प्राप्त कर लेता है, तो कवक को लाभ हो गया। इसके बदले में कवक के हाइफा से बने उसके जो धागे जैसी रचना है, उससे यह वातावरण से फास्फोरस को, अन्य पोषक पदार्थों को ग्रहण कर लेता है और वो पौधे को दे देता है। तो पौधे को भी लाभ होने लगता है। खास करके दो लाभ होता है, एक तो वो लवण वाली भूमि में भी अपने आप को सरवाइव करते हैं, जिंदा रह सकते हैं, और दूसरा
कि वो सूखा की स्थिति में भी जल्दी मरते नहीं हैं पौधे। तो 2 लाभ इसको हो गया, 2 लाभ उसको हो गया, दोनों को लाभ हो गया। तो हायर्स ग्रुप के प्लांट्स और कवक के बीच जो सहजीवी संबंध है उसी को माइकोराइजा कहते हैं। फिर से दोहरा दिया गया इसको। और कोई सवाल आपके हैं, किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए। नो सर। ओके, बहुत अच्छे। ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है सर। और किन्हीं को बताइए, सब लोग बताने के लिए अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल किन्हीं को पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। इन्होंने हैंड रेज किया है E46। बताइए E46B098। अपने नाम को लिख दीजिए तो थोड़ा आसानी होगा पूछने में। मोबाइल का नाम लिख दीजिए तो नहीं तो मॉडल आ जाता है आपका। ज्वाइन करने के बाद मीटिंग आईडी के नीचे में अपने नाम को एडिट करने का ऑप्शन होता है। मीटिंग आईडी जब डालते हैं तो उसके नीचे जो ऑप्शन रहता है उसमें नाम अपना आप बदल सकते हैं। नहीं तो आपके मोबाइल का मॉडल या आपने जो पहले से सेव कर रखा है वो दिखाई देता है। ठीक है, किसी को सवाल पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जिसमें आवाज वाला बटन है उसको दबाइएगा तो अनम्यूट हो जाइएगा। पूछिए। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बच्चे बच्चियों को कोई प्रॉब्लम है तो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को पूछना है तो अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। मेडिकल में नहीं सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलिए, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। आप इसको जो भेजा जा रहा है पीडीएफ, इसको आप शॉर्ट नोट जितने भी हैं इसको आप लिख लेंगे अपने फेयर कॉपी में और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी शाम को 7 बजे ऑब्जेक्टिव के लिए क्यूज किया जाएगा बायोलॉजी से। और उसके लिए आप तीसरा सेट क्वेश्चन का तीसरा सेट जो मैं दिया हूं उसको देख लेंगे और बाकी कुछ जो पढ़ा रहा हूं इसके बीच से प्रश्न रहेंगे। अभी जो आपने 4 पढ़ा इससे भी सवाल रहेंगे। ध्यान रखिएगा प्रत्येक दिन क्लास इसी टाइम पे हो पाएगा। तीसरा सेट मेरा नहीं है सर लिखा। सर तीसरा सेट नहीं है सर, मेरा भी नहीं है। अच्छा, तो तीसरा सेट का मतलब हो गया आपका जो रिप्रोडक्शन अध्याय है उसको पढ़ लीजिए। सर तीसरा सेट नहीं है लिखा। अच्छा, कोई बात नहीं। रिप्रोडक्शन इन मैन है चैप्टर पढ़े हैं ना जितना दूर तक। हाँ उसको सर, पढ़े, उसको पढ़ लीजिए, हो जाएगा, उसी से रहे। ठीक है, बाकी इधर का रहेगा जो अभी पढ़ा रहे हैं ना सब शॉर्ट नोट इससे भी डाला जाएगा। ओके सर, पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ, एकदम तुरंत पूरा। ओके, थैंक यू, ठीक है, बाय। बाय। प्रणाम सर। एकदम सदा मस्त रहिए। ठीक सर।